तो आज जो पहला पन्ना है मोटिवेशन का पन्ना वो ब्लैंक, क्योंकि उसके पीछे भी ये कारण है कि जैसा हमने परसों मतलब कुछ दिन पहले के एक मोटिवेशन में डिस्कस किया था एक कोर्ट में, कि हर दिन आपको कोई मोटिवेशन नहीं देगा। ठीक है, हर दिन आपको कोई बाहर से मोटिवेशन नहीं देगा। उसके लिए आइदर या तो आप अपने अंदर खुद से मोटिवेशन पैदा करें, और या फिर एक अपना रूटीन बनाए, डिसिप्लिन में रहें, ताकि मोटिवेशन है नहीं है आपको पता है कि मुझे ये काम करना है तो करना है। ठीक है, इसलिए हर दिन मोटिवेशन नहीं मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है कि रियल लाइफ में भी हर दिन आपको मोटिवेशन नहीं मिल सकता, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। इसलिए आप अपने आप को इस तरीके से ढालें ताकि बिना मोटिवेशन के भी आप काम कर सकें। चलिए, तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 10 अगस्त 2024 सैटरडे यानी शनिवार का दिन, और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के न्यूज़पेपर में हम लोग जहाँ चलते हैं वहाँ हम ये देखेंगे कि आज नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स बहुत ही कम है, सिर्फ 2 आर्टिकल्स हैं जो ऐसा हमें डिस्कस करने हैं, है ना, क्योंकि ज़्यादा आर्टिकल्स आज कुछ है नहीं। और बाकी अगर हम लोग फ्रंट पेज पर बात करें तो यहाँ पर दिल्ली से रिलेटेड एक खबर है कि दिल्ली के जो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, दैट इज़ मनीष सिसोदिया, इनको ज़मानत मिल गई है। ये भी उसी केस में जो दिल्ली में ये वाला केस था आपका एक्साइज पॉलिसी वाला, है ना, शराब नीति वाला जो मामला था, उसको लेकर पिछले लगभग 17 महीनों से ये जेल में थे। और सीबीआई और ईडी दोनों के ही केसेस इनके ऊपर थे, तो दोनों केसेस में ही इनको जो है वो बेल या ज़मानत मिल गई है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद ओलंपिक से कल एक अच्छी खबर जो मैंने आपको बताया भी था कि एक ब्रॉन्ज मेडल और आ सकता है, और वो ब्रॉन्ज मेडल आया है कुश्ती में, रेसलिंग में। ठीक है, मेंस फ्री स्टाइल 57 केजी में ये आया है मेडल, और मेडल जीतने वाले रेसलर का नाम है दैट इज़ अमन सहरावत। ठीक है, अमन सहरावत ने जो है ये ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसी के साथ भारत के कुल मेडल्स की संख्या हो गई है 6, 5 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर। ठीक है, लेकिन वही वाली जो कल मैंने आपके सामने कंसर्न जाहिर किया था कि इतना बड़ा देश, 140 करोड़ का देश, और सिर्फ 6 मेडल, उसमें से भी 5 ब्रॉन्ज, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, कई सारे ऐसे छोटे छोटे देश हैं जो हमसे कई ज़्यादा मेडल्स लेके आए हैं। ठीक है, और एक ऐसा देश जिसको देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा हैरानी हुई वो है यूक्रेन, क्योंकि पिछले 2-2.5 साल से आपको पता है कि यूक्रेन में किस तरीके की कंडीशंस बनी हुई हैं। ठीक है, जब से रशिया ने इन्वेजन किया है तब से वहाँ पर क्या हालात या क्या कंडीशंस बने हुए हैं। उसके बाद भी वहाँ के जो एथलीट्स हैं वो काफ़ी बेहतर तरीके से compete कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मेरा ये मतलब एक तरीके से यूक्रेन का नाम लेने का ये अर्थ नहीं है कि मैं अपने देश को कम कर रहा हूँ या मैं किसी और देश की तारीफ़ कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे हमारे देश में सब कुछ होने के बावजूद, ठीक है, एक आप ये कह सकते हैं कि इतनी बड़ी आबादी, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, है ना, एक ऐसी सरकार जो पिछले 10 सालों से काम कर रही है, स्टेबल गवर्नमेंट आप उसको कह सकते हैं, और कई सारी इस तरीके की नीतियों के बारे में सरकार बातें भी करती है ना, खेलो इंडिया और ये सब चीज़ें शुरू की गई, बट उसका जो नतीजा है, जो रिज़ल्ट है, वो ज़मीन पे नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, यूक्रेन के मैं कल मेडल्स देख रहा था तो इट इज़ आई थिंक 11 से ऊपर हो चुके हैं, 11 से ऊपर मेडल हो चुके हैं, और उसमें से भी आई थिंक 3 से ज़्यादा या 3 के आसपास जो है वो गोल्ड मेडल है। ठीक है, तो यूक्रेन मेरे को एक ऐसा देश लगा उसमें कि जो पिछले 2-2.5 साल से, ठीक है, लगातार रशिया के इन्वेजन्स को झेल रहा है। तो वहाँ पर आप समझ सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह कितना ज़्यादा प्रभावित हुआ है, तो वहाँ के एथलीट्स किस तरीके से ट्रेन कर रहे होंगे, किस तरीके से ट्रेनिंग कर रहे होंगे। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी, ठीक है, उसके बावजूद भी उनका जो प्रदर्शन है, जो परफॉर्मेंस है, वो वाकई काबिल तारीफ़ है। ठीक है, और हमारे देश में स्पोर्ट्स को लेकर स्थिति बेहतर नहीं है। कल मैंने आपसे ये सवाल भी पूछा था और कहा था कि थोड़ा सा आप अपना ब्रेन स्टॉर्मिंग करके इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, बट आप लोग भी पता नहीं मतलब क्या ही हिसाब है आप लोगों का भी, कि आप लोग भी जवाब कुछ देते नहीं हैं, सिर्फ 1-2 लोगों ने उसका जवाब दिया है। बट थोड़ा सा सोच के, थोड़ा सा ये चीज़ें करके ना जवाब दिया कीजिए। अगर एक पॉइंट भी आ रहा है तो एक पॉइंट ही बताइए। ठीक है, और ये मत सोचिए कि आप कुछ बता रहे हैं तो कोई और कमेंट पढ़ लेगा तो वो आपके बारे में क्या सोचेगा।
ठीक है, आप सभी लोग जो है वो स्टूडेंट्स हैं, और स्टूडेंट्स का लेवल जो है वो लगभग लगभग एक जैसा ही होता है। ठीक है, जितना आपको आ रहा है या जितना आप सोच पा रहे हो उतना ही हो सकता है कि दूसरा भी सोच पा रहा है। तो इसलिए कमेंट्स वगैरह लिखने से आपको हेजिटेट नहीं करना है, हिचकिचाना नहीं है। आप ये बात समझिए कि जब मैं आपसे कमेंट में लिखने के लिए बोल रहा हूँ, और वो भी आप एक बात समझिए, ये सवाल मैंने आपसे पूछा, जो कल मैंने आपसे सवाल पूछा, स्पोर्ट्स में हमारे देश की हालत इतनी ख़राब क्यों है, हम इतने कम मेडल्स क्यों लेके आते हैं, है ना, ये मेरा कल सवाल था। और मैंने आपसे इसके पीछे रीजंस पूछे थे कि आपको क्या कारण लगते हैं, एंड हाउ, अगर मतलब जो भी रीजंस है, जो भी कारण है, जो भी इश्यूज़ हैं, उनको कैसे एड्रेस किया जा सकता है। ठीक है, अब आप ये समझिए कि मैंने आपको वो सवाल दिया और आपको वहाँ पर लिखना है। ठीक है, कमेंट्स में लिखना है, मैंने लिखने के लिए बोला था। अब उसमें ना तो मैं आपके सामने बैठा हूँ, ना जवाब आप मेरे सामने बोल के दे रहे हैं। ठीक है, ना किसी मतलब वीडियो कॉल के ज़रिए या कोई मैंने आपसे कह दिया हो कि वीडियो बनाइए, ऐसा भी कुछ नहीं था। ठीक है, जस्ट आपको आंसर लिखना है। अब आप ये सोचिए कि अगर आप इतना ज़्यादा हेजिटेट कर रहे हैं या इतना ज़्यादा आपके अंदर हिचकिचाहट भरी हुई है कि आप आंसर को कमेंट सेक्शन में नहीं लिख पा रहे हैं, और आप जब अगर मान लीजिए इंटरव्यू पैनल के सामने बैठे होंगे और वहाँ पर आपसे अगर ये सवाल इस तरीके से पूछ लिया गया 1-on-1, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है, और वहाँ पर 5 लोगों का 6 लोगों का पैनल है सामने आपके, ठीक है, और वो भी मतलब मुझसे तो दुगनी एज के कम से कम, ठीक है, सारे के सारे उतने लेवल के एक्सपीरियंस्ड, और उन सबकी अगर आप एज मिला दें तो वो 300 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो आप उस हिसाब से मान के चलिए कि जब आपके सामने कोई क्वेश्चन, और इंटरव्यू में तो ऐसे ही होगा, है ना, जो इंटरव्यू है या जिसको पर्सनैलिटी टेस्ट कहा जाता है, उसमें तो ऐसे ही होगा, कोई पहले से क्वेश्चन तो बताया नहीं जाएगा कि ये पूछे जाएंगे। वहाँ पर तो आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, रैंडम क्वेश्चन पूछा जाएगा कोई भी, और वहाँ पर आपको उसका जवाब देना है। जब आप यहाँ पर इतनी हेजिटेशन या हिचक दिखा रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में नहीं लिख पा रहे हैं, ठीक है, जहाँ आपको कोई देख नहीं रहा या जहाँ आपसे कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो आप वहाँ पर कैसे जवाब दे पाएंगे। और आप ये मत समझिएगा, मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, ये बात भी मत समझिएगा, क्योंकि कुछ लोगों के मन में ये भी होता है कि सर अभी तो हमने तैयारी शुरू की है, अभी तो हम लोग पहले प्रीलिम्स क्लियर करेंगे, फिर हम लोग मेंस क्लियर करेंगे, उसके बाद तो हम लोग फिर इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। देखो ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। इसीलिए यूपीएससी ने उस स्टेज को इंटरव्यू का नाम नहीं दिया है। वहाँ पर आपकी नॉलेज टेस्ट नहीं हो रही है, योर पर्सनैलिटी इज़ बीइंग टेस्टेड, इसीलिए उसका नाम दिया गया है पर्सनैलिटी टेस्ट। ठीक है, और पर्सनैलिटी रातों रात या महीने भर में नहीं बनेगी, ये ध्यान रखना। पर्सनैलिटी इज़ नॉट बिल्ट इन वेरी स्मॉल ड्यूरेशन, बहुत कम अंतराल में आपकी पर्सनैलिटी नहीं बनेगी। आपकी पर्सनैलिटी जो है वो इसी तरीके से बनेगी कि अगर आप अभी से तैयारी शुरू भी कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप अभी से तैयारी शुरू भी कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा बहुत समय, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि दिन भर आप उसी में लगे रहें, अभी आप जैसे जैसे अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं, कि आप प्रीलिम्स की तैयारी शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं, तो अभी से आपको थोड़ा बहुत, दिन का 5 मिनट 10 मिनट भी अगर आप करें, तो थोड़ा बहुत ये है कि किसी टॉपिक के ऊपर अगर आपके साथ कोई है सुनने वाला या आपसे इस तरीके की बात करने वाला, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, अपने कमरे में बैठिए, कमरा बंद करके बैठिए और खुद से चीज़ों को बोलिए। अगर आपके कमरे में कोई मिरर वगैरह है, कोई शीशा है, उसके सामने खड़े होके बोलिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप ये चीज़ें नहीं बोलेंगे, नहीं ट्राई करेंगे, आपके मन से वो हिचक, वो हेजिटेशन नहीं निकलेगा। ठीक है, और फिर वहाँ पर यह है कि जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो फिर लोगों के वही होता है कि पैर कांपते हैं। ठीक है, वो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम और वो सब चीज़ें अलग हैं। ठीक है, वो सब चीज़ें अलग हैं, वो तो आप तभी करेंगे ना जब आपका मेंस का एग्ज़ाम निकल जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, वो अलग है, वो उस समय की बात की है। वो तो जस्ट ये है कि अगर आपकी पर्सनैलिटी जो स्किल्स हैं उसको ब्रशअप करने के लिए, अगर आप अभी से इतने ज़्यादा हेजिटेंट बने रहेंगे तब तक, और वहाँ पर आप सोचेंगे कि मैं उसके बाद 5 इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम या 10 इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन कर लूँगा या कर लूँगी और वहाँ से मेरी पर्सनैलिटी जो है वो रातों रात बिल्कुल इन्हेंस हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिए। इसीलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, है ना, ये मेरी तरफ से एक छोटी सी आप कह सकते हैं टिप्स है। ठीक है, अगर आप इसको फॉलो करना चाहें तो वेल एंड गुड है, क्योंकि फ्री में आपको टिप्स मिली है, कोई पैसा तो मैंने इसके लिए चार्ज आपसे किया नहीं। आप कोशिश करें, ठीक है, जो आपसे सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब दें बिना हेजिटेशन के। गलत ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, गलत ही तो होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। और जो मैंने आपसे सवाल पूछा था जैसे कल वाला,
तो वो तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन था एक तरीके से। सब्जेक्टिव मतलब कि ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन था, और ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस गलत नहीं होते, ठीक है। ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस गलत नहीं होते। हो सकता है कि जो आप जवाब दे रहे हो वो आपका विचार है, आपका ओपिनियन है। ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस या सब्जेक्टिव क्वेश्चंस गलत नहीं होते, ठीक है। मैंने आपसे कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछा। जैसे मैंने आपसे पिछले कुछ दिनों पहले पूछा था कि टाइगर रिजर्व्स का जिक्र आया तो चौथा और पांचवा लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि उसमें हाँ गलती हो सकती है, लेकिन ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस में कोई गलती नहीं होनी है, ठीक है। और इंटरव्यू में ये ध्यान रखिएगा कि यूपीएससी के पर्सनैलिटी टेस्ट में आपसे इन ओपिनियन बेस्ड सवाल ही पूछे जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी को देखा जा रहा है, वहाँ पर आपकी नॉलेज टेस्ट नहीं की जा रही है। हाँ, कुछ सवाल आपसे नॉलेज बेस्ड भी पूछे जाते हैं, अगर उनके जवाब आपने दे दिए तो वेल एंड गुड है। अगर आप नहीं भी दे पा रहे हैं तो आप कैसे वहाँ पर उस चीज़ को हैंडल कर रहे हैं, कैसे ये कह रहे हैं कि सर मुझे इस चीज़ का जवाब नहीं आता, या मैं भूल गया, या मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। या एग्जैक्टली अगर आपसे कोई डेटा पूछा गया, कोई फिगर पूछी गई, तो आप कह सकते हैं कि सर मैंने कहीं पढ़ा था, या मुझे अभी एग्जैक्टली रिकॉल नहीं हो रहा है, मुझे याद नहीं आ रहा है, या मैं एग्जैक्टली फिगर आपको नहीं बता पाऊंगा या बता पाऊंगी। तो वो कैसे आप उसको मना करते हैं, ये सारी चीज़ें पर्सनैलिटी टेस्ट में देखी जाती है। वहाँ पर आपका नॉलेज चेक नहीं हो रहा है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। आई होप क्लियर है बात। तो इसलिए थोड़ा सा इन चीज़ों के ऊपर अभी से, अगर अभी से आप प्रीलिम्स की तैयारी भी की है तो ज़्यादा नहीं, मैं कह रहा हूँ दिन का 5 मिनट, दिन का 5 मिनट आप किसी भी इशू के ऊपर, जैसे आप अगर कोई, हम लोग न्यूज़ ही डिस्कस कर रहे हैं, तो उस न्यूज़ के ऊपर ही आप लोग, अगर आपस में आप घर में रहते हैं, आपके घर में कोई इस तरीके का डिस्कशन कर सकता है तो आप उनके साथ कर लें 5 मिनट, ठीक है। अगर आप कहीं मतलब ऐसे पीजी वगैरह में या हॉस्टल वगैरह में रहते हैं, या कहीं ऐसे रूम शेयर करके रहते हैं किसी के साथ, तो वहाँ पर आप दो लोग आपस में इस तरीके के डिस्कशंस कर सकते हैं। और अगर कहीं भी कोई नहीं है तो कोई बात नहीं, कमरा बंद करें और आराम से बैठ के, एक शीशा तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके कमरे में मिरर होगा, अगर नहीं है तो एक छोटा सा मिरर ले आइए जिसमें एटलीस्ट आपका फेस, आपका चेहरा जो है वो दिखाई दे पूरा का पूरा, और उसके सामने खड़े होके एटलीस्ट बोलने की कोशिश करें, ठीक है। क्योंकि जब आप शीशे के सामने अपने चेहरे को देख के बोलेंगे ना, तो आप ये मान के चलिएगा कि आपको अपने चेहरे से भी हिचक होगी, आपको उसमें भी लगेगा कि कोई मुझे देख रहा है, जबकि वो तो आप ही हैं, बट आपको ऐसा लगेगा। आप ट्राई करके देखिएगा, ठीक है। और धीमे धीमे ऐसे ही आपकी जो पर्सनैलिटी है वो भी इम्प्रूव डेफिनेटली होगी। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया कि आज ज़्यादा आर्टिकल्स तो हमारे पास नहीं हैं, लेकिन एक दो आर्टिकल्स हैं वो हमें डिस्कस करने हैं। तो यहाँ पर ऑन पेज नंबर 8 हम लोग एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे, और वो ये है, दैट इज़ कैबिनेट अप्रूव्स 1766 करोड़ क्लीन प्लांट प्रोग्राम टू बूस्ट हॉर्टिकल्चर सेक्टर, ठीक है। एक हॉर्टिकल्चर सेक्टर को, हॉर्टिकल्चर सेक्टर बेसिकली क्या होता है, हॉर्टिकल्चर सेक्टर एक एग्रीकल्चर का ही आप एक सब सेक्टर मान सकते हैं, जिसमें फ्रूट्स, है ना, वेजिटेबल्स, जो आपके मेडिसिनल प्लांट्स हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, उनको ग्रो किया जाता है, दैट इज़ नोन एज हॉर्टिकल्चर सेक्टर। तो हॉर्टिकल्चर सेक्टर को बूस्ट करने के लिए 1766 करोड़ का क्लीन प्लांट प्रोग्राम, इसको यहाँ पर सरकार ने मंजूरी दी है। अब सरकार ने मंजूरी दी है मतलब ऑब्वियसली जो सरकार का मतलब क्या है, जो कैबिनेट है उसने, है ना। तो कैबिनेट ने फ्राइडे के दिन अप्रूव किया है, दैट इज़ अ क्लीन प्लांट प्रोग्राम, और इसका जो आउटले है वो 1766 करोड़ है। एंड दिस विल बी अंडर द मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, ठीक है, अंडर द मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, उसके अंतर्गत इसको अप्रूव किया गया है इस प्रोग्राम को। अब इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि 9 इंस्टीट्यूशंस विल बी डेवलप्ड एज क्लीन प्लांट सेंटर्स, 9 इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको डेवलप किया जाएगा एज अ क्लीन प्लांट सेंटर्स, अलॉन्ग विद 75 नर्सरीज फॉर प्लांटिंग मटेरियल्स, और 75 नर्सरीज को प्लांटिंग मटेरियल्स के लिए डेवलप किया जाएगा। प्लांटिंग मटेरियल्स का मतलब क्या हुआ, प्लांटिंग मटेरियल्स का मतलब है जो जैसे सीड्स हैं, सीडलिंग्स वगैरह हैं, उसके लिए, ठीक है। अब इसके बाद आगे लिखा है कि ये जो CPP है, दैट इज़ क्लीन प्लांट प्रोग्राम, ये प्रोवाइड करेगा एक्सेस टू वायरस फ्री एंड हाई क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल्स, ठीक है, वायरस फ्री और हाई क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल्स की एक्सेस प्रोवाइड करेगा, लीडिंग टू इम्प्रूव्ड क्रॉप यील्ड्स एंड इनकम अपॉर्चुनिटीज़ फ्रॉम फार्मर्स। ऑब्वियस सी बात है कि अगर वायरस फ्री और हाई क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल्स होंगे तो इससे क्रॉप की यील्ड जो है, जो क्रॉप की पैदावार है, जो फसल की पैदावार है, वो तो ज़्यादा होगी ही होगी, और इससे जो फार्मर्स के लिए इनकम अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है, जो पैसा कमाने के जो अवसर हैं वो भी क्या होंगे, बढ़ जाएंगे।
अब इसके बाद यहाँ पर इसमें ये लिखा गया है कि CPV जो CPP है दैट इज़ क्लीन प्लांट प्रोग्राम, इसके 3 कंपोनेंट होंगे। पहला है क्लीन प्लांट सेंटर्स, वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि 9 इंस्टीट्यूशंस को एज ए क्लीन प्लांट सेंटर्स के रूप में डेवलप किया जाएगा। सर्टिफिकेशन एंड लीगल फ्रेमवर्क, और तीसरा पार्ट है इन्हेंस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये 3 इसके कंपोनेंट होंगे। द प्रोग्राम विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड इन एसोसिएशन विद ICAR। ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा ये भी ध्यान रखिएगा, दैट इज़ नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड और ICAR दैट इज़ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इसके साथ मिलके। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा क्लीन प्लांट प्रोग्राम किस सेक्टर से रिलेटेड है, दैट इज़ रिलेटेड टू योर हॉर्टिकल्चर सेक्टर। ठीक है, हॉर्टिकल्चर को आप एक तरीके से मैंने वही बताया कि एग्रीकल्चर के अंदर ही आप एक सब सेक्टर के रूप में मान सकते हैं, और दैट इज़ स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो रिलेटेड टू हॉर्टिकल्चर सेक्टर। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। अच्छा, एक और छोटा सा आर्टिकल जो है वो हमें एक्सप्लेन्ड पेज पर देखना है, तो वहाँ पर हम लोग चलते हैं। ये वाला ऐप जो है ना ये थोड़ा सा इशू कर रहा है, ये कल भी जैसे हमने देखा था, ये अभी भी देखो ये इशू कर रहा है, ये पेज लोड नहीं हो रहा है। कुछ और व्यवस्था सोचनी पड़ेगी, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि रोज़ रोज़ इस तरीके के डिस्टर्बेंसेस अच्छी बात नहीं है ना। चलो देखो, ये वाला आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज़ US एंटी ट्रस्ट रूलिंग अगेंस्ट गूगल एंड इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया। ठीक है, US में बेसिकली एक रूलिंग, एक जजमेंट आया है गूगल के खिलाफ, एंटी ट्रस्ट रूलिंग है, और इसका भारत के ऊपर क्या असर पड़ सकता है या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर US की कोर्ट में, US की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है कोलंबिया की, उसने अपने एक लैंडमार्क वर्डिक्ट में वहाँ के जो जज हैं दैट इज़ जज अमित मेहता, इनका ये कहना है, इन्होंने एक स्टेटमेंट में ये कहा है कि गूगल इज़ अ मोनोपोलिस्ट एंड इट हैज़ एक्टेड एज वन टू मेंटेन इट्स मोनोपोली। ठीक है, मोनोपोलिस्ट कौन होता है? मोनोपोलिस्ट का मतलब वो है जो अपनी मोनोपोली इस्टेब्लिश करता है। ठीक है, तो इन्होंने यही कहा है कि गूगल जो है वो एक मोनोपोलिस्ट है और उसने एक मोनोपोलिस्ट की तरह एक्ट किया है अपनी मोनोपोली को मेंटेन करने के लिए। अब यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो टेक जाइंट यानी कि जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो बहुत बड़ी कंपनी है दैट इज़ गूगल, इसने एंटी ट्रस्ट लॉज को भी वॉयलेट किया है टू मेंटेन अ मोनोपोली ओवर जनरल सर्च सर्विसेज एंड जनरल सर्च टेक्स्ट एड्स। ठीक है, इन दोनों के ऊपर अपनी मोनोपोली को मेंटेन करने के लिए गूगल ने एंटी ट्रस्ट लॉज का भी वॉयलेशन या उल्लंघन किया है। ठीक है, जनरल सर्च सर्विसेज तो आप समझते ही हैं कि जैसे ही आप कुछ भी चीज़ सर्च करते हैं तो जो आपके मोबाइल वगैरह में जिस ब्राउज़र के थ्रू वो चीज़ें सर्च होती हैं, ठीक है, जनरली वो गूगल के ही ब्राउज़र्स होते हैं। और जो जनरल सर्च टेक्स्ट एड्स हैं, आपने कुछ इस तरीके के एड्स देखे होंगे, जब आप कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो उसमें शुरुआती जो रिजल्ट्स आते हैं उनके आगे से एड्स लिखा हुआ होता है। ठीक है, अगर कभी नहीं सर्च किया तो एक बार सर्च करने की कोशिश कीजिएगा गूगल में और उस चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिएगा कि जो शुरुआती कुछ 1-2 रिजल्ट्स होंगे वो एड्स के रूप में आते हैं, उनको कहा जाता है जनरल सर्च टेक्स्ट एड्स। ठीक है, तो इनके ऊपर मोनोपोली मेंटेन करने के लिए गूगल ने एंटी ट्रस्ट लॉज का वॉयलेशन किया है, ऐसा इस केस में बताया गया है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ गए। इसके बाद आगे बात करें तो जस्टिस डिपार्टमेंट और कई सारी जो स्टेट्स हैं US की, इन्होंने गूगल को स्यू किया था। स्यू करना मतलब गूगल के ऊपर केस किया था फॉर इलीगली सीमेंटिंग इट्स डोमिनेंस in part by annually paying the likes of Apple and Samsung billions of dollars to have Google automatically handle search queries on smartphones and web browsers। तो बेसिकली इन्होंने जो है वो गूगल को स्यू किया, इस आधार पर इन्होंने ये कहा कि गूगल ने जो है अपनी इस क्षेत्र में अपनी डोमिनेंस को इलीगली सीमेंट किया है। सीमेंट करने का मतलब है कि अपनी डोमिनेंस को मजबूत किया है इलीगली, और वो भी कैसे किया है कि जैसे एप्पल जैसी कंपनी है या सैमसंग जैसी कंपनी है, उनको बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए हैं उसने हर साल, ताकि गूगल का जो ऑटोमेटिक सर्च इंजन है, ठीक है, या जो सर्च क्वेरीज हैं वो इनके स्मार्टफोन्स या वेब ब्राउज़र्स में गूगल का यूज़ होता रहे। ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ अगर सर्च करें तो जैसे सैमसंग का कोई स्मार्टफोन होगा उसमें आप देखेंगे कि जो डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन होता है वो गूगल का होगा। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें इन्होंने करने के लिए पैसा वगैरह इनको दिया, तो इसीलिए
इस आधार पर इनको स्यू किया गया। इंडिया में भी अगर हम बात करें तो गूगल ने हैज़ फेस्ड एलिगेशंस ऑफ एंटी कम्पिटिटिव प्रैक्टिस, कि गूगल ने इस तरीके के आरोप जो है वो इंडिया में भी गूगल के ऊपर लगे हैं कि गूगल ने एंटी कम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस जो हैं वो फॉलो की है। मंडे के दिन ही द अलायंस ऑफ डिजिटल इंडिया फाउंडेशन, इसने एक कंप्लेंट फाइल की है, ये क्लेम करते हुए कि गूगल हैज़ इंडल्ज्ड इन एंटी कम्पिटिटिव प्रैक्टिस इन दी ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग मार्केट। जो ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग मार्केट है वहाँ पर गूगल जो है वो एंटी कम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस में शामिल हुआ है। इस क्लेम या इस आधार पर गूगल के ऊपर जो है वो कंप्लेंट फाइल की गई है। अब इसके बाद आगे अगर हम बात करें तो डिफरेंट मार्केट कंडीशंस, देखो यहाँ पर जो जस्टिस अमित मेहता ने जो फैसला दिया है उसमें जो मुख्य बात है वो दैट इज़ गूगल्स पोजीशन एज द डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन। ठीक है, वही मुख्य बात है कि गूगल की जो पोजीशन है एज अ डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन, मेहता ने इसको ये कहा है, जस्टिस मेहता ने कॉल्ड दिस डिफ़ॉल्ट डिस्ट्रीब्यूशन अ मेजर लार्जली अनसीन एडवांटेज ओवर इट्स राइवल्स। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप किसी भी मतलब क्या कहें उसको, जैसे कोई मोबाइल फ़ोन है, कोई स्मार्टफोन है, उसमें कोई जो सर्च इंजन आप प्रोवाइड कर रहे हैं, जो डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन है, अगर वो गूगल का है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो भी लोग उस मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं उसके थ्रू वो जो भी सर्च करना चाहेंगे तो वो डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन के थ्रू ही करेंगे। ठीक है, अगर वो गूगल का है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो गूगल के थ्रू ही करेंगे, है ना, वो किसी और सर्च इंजन के थ्रू क्यों करेंगे फिर, है ना। तो वही चीज़ उन्होंने यहाँ पर बोली है और इसकी वजह से ये एक एडवांटेज देता है गूगल को। ठीक है, और ये अनसीन एडवांटेज है, मतलब इसके बारे में कोई ऐसा पता नहीं लग रहा, बट ये जाने अनजाने गूगल को बहुत बड़ी एक एडवांटेज जो है इससे मिल रही है। इन्होंने ये भी कहा कि मोस्ट यूजर्स एक्सेस अ जनरल सर्च इंजन थ्रू अ ब्राउज़र। ठीक है, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जो सर्च इंजन है उसको एक्सेस कैसे करते हैं, ब्राउज़र के थ्रू। ब्राउज़र मतलब देखो, ब्राउज़र और सर्च इंजन में अंतर होता है, ये आपको आई थिंक पता है। जैसे गूगल क्रोम है तो गूगल क्रोम इज़ अ ब्राउज़र, है ना, और गूगल क्रोम एक ब्राउज़र है, मतलब जिसके थ्रू आप इंटरनेट एक्सेस करते हैं, आप कोई भी वेबसाइट खोलते हैं या कुछ भी ओपन करते हैं, वो सारी चीज़ें एक इंटरफेस के थ्रू होती है, दैट इज़ नोन एज अ ब्राउज़र, वेब ब्राउज़र। जैसे गूगल क्रोम इज़ अ ब्राउज़र, मोजिला फायरफॉक्स इज़ अ ब्राउज़र, ओपेरा इज़ अ ब्राउज़र, सफारी इज़ अ ब्राउज़र, ये सारे के सारे क्या है, दीज आर वेब ब्राउज़र्स। फिर इसके अंदर आपका आता है, आप जैसे कोई चीज़ सर्च करना चाहते हैं तो दैट इज़ नोन एज क्रोम। ठीक है, मतलब दैट इज़ नोन एज सर्च इंजन। जैसे गूगल अपना एक सर्च इंजन है, ठीक है। फिर उस तरीके से आप कह सकते हैं कि याहू एक सर्च इंजन है, बिंग एक सर्च इंजन है। ठीक है, तो ये सर्च इंजन होते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है कि वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन में अंतर होता है और क्या डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पर यही लिखा है कि ज़्यादातर यूज़र जो है वो जनरल सर्च इंजन को एक्सेस करते हैं थ्रू अ ब्राउज़र, जैसे कि सफारी, एप्पल में एप्पल का ये अपना खुद का ब्राउज़र है दैट इज़ सफारी, तो उसके थ्रू ये एक्सेस करते हैं। और या फिर जो मोबाइल डिवाइस में एक सर्च विजिट आता है, मोबाइल फ़ोन में बेसिकली एक आपने एक विजिट, मतलब एक उस तरीके का जैसे आप मोबाइल फ़ोन का होम पेज अगर आपके पास जब शुरुआत में आता है, आपने भले ही उसको कस्टमाइज़ करके हटा दिया हो वो अलग चीज़ है, बट शुरुआत में जब आप कोई भी नया मोबाइल फ़ोन लेते हैं, खासकर एंड्रॉयड का, तो उसमें आपको एक सर्च विजिट मिलेगा। मतलब सर्च विजिट इन द सेंस कि वहाँ पर आप क्लिक करके चीज़ों को डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। तो सर्च विजिट में भी जो आपको वो मिल रहा है, क्या बोलते हैं, मतलब सर्च विजिट इज़ लाइक अ वेब ब्राउज़र, वो एक इंटरफेस हो गया। फिर जो भी चीज़ आप सर्च कर रहे हैं वो किस सर्च इंजन के थ्रू सर्च हो रही है ना, वहाँ पर भी गूगल जो है वो अपना मोनोपोली बनाए हुए है। एंड दोज सर्च एक्सेस पॉइंट्स आर प्रीसेट विद अ डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन। और ऑब्वियस सी बात है कि चाहे वो वेब ब्राउज़र हो या इस तरीके के सर्च विजिट्स हो, वहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन जो है वो पहले से सेट होता है। कि आप जैसे अगर अपने सीधे आप क्रोम ब्राउज़र खोलिए, सपोज़ करिए आप गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हैं या कोई भी वेब ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं और आपने उसका डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन जो है वो गूगल क्रोम बनाया हुआ है, सॉरी गूगल बनाया हुआ है डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन। ठीक है, तो आप जैसे ही ऊपर उसका जो एड्रेस बार होता है जिसमें यहाँ पर आप यूआरएल टाइप करते हैं, वहाँ पर आप कुछ भी चीज़ टाइप कीजिए। ठीक है, कुछ भी चीज़ टाइप करके आप जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको वो सर्च इंजन में ही खुलेगा जो आपने डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन बनाया हुआ है, भले ही वो आपने गूगल बनाया हो या याहू बनाया हो, बिंग बनाया हो, जो भी हो। ठीक है, तो वही चीज़ इन्होंने यहाँ पर लिखी है कि इस तरीके के जो सर्च एक्सेस पॉइंट्स हैं उनमें डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन जो है वो सेट होता है। द डिफ़ॉल्ट इज़ एक्सट्रीमली वैल्यूएबल रियल एस्टेट। और डिफ़ॉल्ट जो है वो ऑब्वियसली बात है कि एक बहुत वैल्यूएबल है, रियल एस्टेट है।
ठीक है, बिकॉज मैनी यूजर्स सिंपली स्टिक टू सर्चिंग विद द डिफ़ॉल्ट, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो डिफ़ॉल्ट में ही सर्च करते हैं, और गूगल को इसके वजह से बिलियंस ऑफ क्वेरीज एवरी डे, हर दिन मिलती है थ्रू दोज एक्सेस पॉइंट्स. However, judgment limits itself to the relevant geographic market of the United States. इस जजमेंट में जो मतलब ये डेटा बताया गया है कि बिलियंस ऑफ क्वेरीज मिल रही है, ये सिर्फ इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स की मार्केट के हिसाब से बताया है. अगर आप डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र्स की मार्केट कंडीशंस इंडिया के कंपैरिजन, मतलब इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, तो वहाँ पर फिर वो स्केल जो है या जो ये संख्या है वो बदल भी सकती है. ठीक है, इसके बाद आगे यहाँ पर बात की गई है कि अक्टूबर 2022 में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने, जो कि डिस्प्यूट्स डिसाइड करता है रिलेटिंग टू प्रैक्टिसेस दैट में हार्म कंपटीशन इन इंडियन मार्केट्स, कि इंडियन मार्केट्स में जो कंपटीशन को हार्म करने वाली प्रैक्टिसेस हैं उनको लेकर अगर कोई भी डिस्प्यूट्स है तो वो कौन डिसाइड करता है, दैट इज़ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया. इसने अक्टूबर 2022 में गूगल के ऊपर मॉनेटरी पेनल्टी लगाई थी लगभग 1337 करोड़ के आसपास की, और उसमें ये कहा गया था कि ये जो मैंडेटरी प्री इंस्टॉलेशन है गूगल मोबाइल सूट का, दैट इज़ योर गूगल सर्च, यूट्यूब, जीमेल एक्सेट्रा ऑन मोबाइल डिवाइसेस विद नो ऑप्शन टू अनइंस्टॉल द ऐप, इज़ एन अब्यूज़ ऑफ द गूगल्स डोमिनेंट पोजीशन इन द मार्केट. मतलब ऑब्वियस सी बात है, आप जैसे कोई भी नया मोबाइल फ़ोन लेते हैं, कोई एंड्रॉयड फ़ोन आप लेते हैं, उसमें आप देखेंगे कि गूगल का ये जो जितने भी इस तरीके के मतलब सर्विसेज हैं, जैसे गूगल आपका ये हो गया, गूगल सर्च हो गया, है ना, यूट्यूब भी गूगल का ही है, यूट्यूब हो गया, जीमेल हो गया, ये सारे के सारे जो हैं वो ऑलरेडी उसमें प्री लोडेड होते हैं, और उनमें आप अगर जैसे कोई और अगर आपने खुद से ऐप इंस्टॉल किया है तो उसको आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं, बट ये अनइंस्टॉल भी नहीं होते. तो इसी को लेकर ये बोला गया कि ये जो मतलब इन्होंने इस तरीके का किया हुआ है, ये गूगल की डोमिनेंट पोजीशन इन द मार्केट उसका अब्यूज़ है, उसका ये गलत इस्तेमाल कर रहा है, इसीलिए इनके ऊपर जो है इतना मॉनेटरी पेनल्टी लगाई गई थी. इस वर्डिक्ट के बाद गूगल ने यह अनाउंस किया कि इट वुड अलाउ इंडियन यूज़र्स टू चूज़ अ डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन ऑफ देयर चॉइस. तो यहाँ पर गूगल ने उसके बाद ये कहा कि जो इंडियन यूज़र्स हैं, जो भारतीय यूज़र्स हैं, उनको अपना खुद का डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन चूज़ करने का ऑप्शन दिया जाएगा. इसके बाद कंपटीशन बिल का सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो जस्टिस मेहता ने यहाँ पर ये जो रूल किया है, दैट अ कंसिक्वेंस ऑफ गूगल्स पोजीशन एज द डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन इज़ दैट it now operates at a scale that disincentivize competitors from emerging in the same space. यानी कि गूगल जो है, जो गूगल की पोजीशन है एज द डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन, वो आज की डेट में इतनी बड़ी हो चुकी है, मतलब उसकी जो पोजीशन है वो इतनी बड़ी हो चुकी है, इस स्केल पर काम कर रही है कि अगर कोई और कंपटीटर या कोई उसकी और ऐसी कंपनी जो इस सेक्टर में काम करती है, वो अगर इस स्पेस में इमर्ज होना चाहे या इस स्पेस में एंटर होके ग्रो करना चाहे, तो उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. ठीक है, उन्होंने देखो ये चीज़ बताई है. ही एक्सप्लेन्स दिस अपहिल बैटल बाय इलस्ट्रेटिंग व्हाट इट वुड टेक फॉर अ कंपनी लाइक मोजिला विच स्विच्ड फ्रॉम याहू टू गूगल एज इट्स जनरल सर्च इंजन इन 2017 टू वॉक अवे फ्रॉम गूगल. तो यहाँ पर इन्होंने मोजिला का एग्जाम्पल दिया है कि मोजिला भी एक तरीके से वही वेब ब्राउज़र है, कि मोजिला ने जब अपने डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन के रूप में याहू से गूगल में स्विच किया 2017 में, और अगर अब वो चाहे कि वो गूगल से अलग होना चाहता है या गूगल की बजाय वो याहू को अपना डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन बनाना चाहता है, तो उसके लिए उसको क्या क्या करना पड़ेगा. देखो, पहली बात तो यह है कि जो भी नया एंट्रेंट है, मतलब जो भी कंपनी उस सेक्टर में एंट्री कर रही है, सबसे पहले उसको तो जो ये एंट्री बैरियर है, ठीक है, वुड हैव टू सरमाउंट द एंट्री बैरियर टू क्रिएट अ जीएसी ऑफ कंपेरेबल क्वालिटी टू गूगल. तो सबसे पहले तो उसको क्या करना पड़ेगा कि गूगल की जो क्वालिटी है उससे कंपेरेबल, मतलब उसके जैसा ही, है ना, वैसी ही क्वालिटी का एक जनरल सर्च इंजन बनाना पड़ेगा, और उसके लिए जो एंट्री बैरियर्स हैं, है ना, वो भी पार करने पड़ेंगे. एंट्री बैरियर्स मतलब जैसे कि हाई कैपिटल कॉस्ट, ठीक है, कैपिटल कॉस्ट तो लगेगी. इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स का एक्सेस होना चाहिए. आपने कोई चीज़ अपने घर में बना के रख ली, कोई सॉफ्टवेयर या कोई इस तरीके की चीज़ बना ली, बट जब तक वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी मार्केट में, तब तक कैसे उसका यूज़ होगा. फिर आपका ब्रांड रिकग्निशन भी होना चाहिए. अब आप गूगल को अगर कंपटीशन देने का सोच रहे हैं, ठीक है, तो आपको ब्रांड भी तो अपना बनाना पड़ेगा, अदरवाइज़ गूगल को तो सब जानते हैं, आपका जो आपने बनाया उसको कौन जानता है. ठीक है, आपने कोई जनरल सर्च इंजन बनाया, उसको जानता कौन है फिर, तो उसके लिए ब्रांड रिकग्निशन भी करना पड़ेगा. तो ये सारे के सारे बैरियर्स हैं
जो उस कंपनी को तोड़ने पड़ेंगे। दूसरा ये लिखा है it would have to build an ads platform that could monetize search on par with Google। एक ऐसा एड्स प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा जो सर्च को मोनेटाइज करेगा जैसे गूगल करता है उस तरीके से। और तीसरा ये लिखा है कि इट वुड हैव टू प्रॉमिस टू ऑफसेट एनी रेवेन्यू शॉर्टफॉल दैट माइट अराइज आइदर फ्रॉम reduced query volume because some users would elect to stay with Google, or from inferior ad monetization because fewer users could mean fewer advertisers and less profitable ad auctions, not with understanding the quality of its delivery of ads। ठीक है, तो तीसरी चीज़ इनको ये करनी पड़ेगी कि जो भी रेवेन्यू में कमी आ रही है तो उसको भी ऑफसेट करना पड़ेगा, मतलब उसको भी किसी तरीके से कंपनसेट करना पड़ेगा। ठीक है, वो किस तरीके से ऑफसेट कर पाएंगे उसको? ऑफसेट करने का मतलब है कि एक जगह से अगर पैसा नहीं आ रहा है, रेवेन्यू नहीं आ रहा है, तो दूसरी जगह से आएगा, लेकिन दूसरी जगह से ऑफसेट करेंगे कैसे? क्योंकि देखो अब ये रेवेन्यू शॉर्टफॉल किस वजह से हो सकता है? रेवेन्यू में कमी इस वजह से हो सकती है क्योंकि जो क्वेरी वॉल्यूम है, यानी कि जो सर्च क्वेरी का जो वॉल्यूम है, जो संख्या है, वो कम हो सकती है। क्योंकि हो सकता है कि आपने कोई नया इस तरीके का सर्च इंजन बना दिया, लेकिन उसके बाद भी ज़्यादातर लोग जो हैं वो अभी भी गूगल पे ही स्टे कर रहे हैं, मतलब गूगल पे ही वो टिके हुए हैं, गूगल पे ही वो सर्च कर रहे हैं क्योंकि उनको उसकी आदत बनी हुई है, उनको वो ज़्यादा कन्वीनियंट लग रहा है, सुविधाजनक लग रहा है ना। या फिर दूसरा ये ऑप्शन हो सकता है कि जो एड मोनेटाइजेशन है वो यहाँ पर बेहतर नहीं है उस सर्च इंजन पे। और एड मोनेटाइजेशन बेहतर क्यों नहीं है? क्योंकि अगर कम यूज़र्स हैं, तो अगर यूज़र्स कम होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर जो एडवर्टाइजर्स हैं वो भी कम होंगे, है ना। क्योंकि एडवर्टाइज़र जो अपने ऐड देते हैं वो ऑब्वियस सी बात है वो ऐसी मार्केट को टारगेट करेंगे जहाँ पर ज़्यादा व्यूअर्स होंगे। जहाँ पर व्यूअर्स कम होंगे उनको कौन टारगेट करेगा? ठीक है, तो फ्यूअर एडवर्टाइजर्स होने की वजह से भी हो सकता है। और दूसरा ये हो सकता है कि जो एड ऑक्शंस हो रहे हों वो भी कम प्रॉफिटेबल हो, क्योंकि एड ऑक्शंस वहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिटेबल होंगे या वहाँ पर ज़्यादा पैसे का ऐड आएगा जहाँ पर मार्केट उतनी कम्पिटिटिव होगी। अब आपने कोई ऐसा सर्च इंजन बना दिया जो बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव अभी है ही नहीं, जिसको कोई लोग जान ही नहीं रहे, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ही बड़ा वीक है, तो उस पर फिर कोई एड्स वगैरह ज़्यादा देगा नहीं, और एड्स अगर ज़्यादा नहीं देगा तो वहाँ पर ऐड भी सस्ते मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें लिखी है। अ न्यू एंट्रेंट वुड नीड बिलियंस ऑफ डॉलर्स टू मीट दीज न्यू 3 कंडीशंस। इसीलिए अगर कोई नया प्लेयर इस सेक्टर में एंटर करना चाहता है तो उसको बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करने पड़ेंगे इन तीनों कंडीशंस को पूरा करने के लिए। ठीक है, इसके बाद आगे लिखा है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने यहाँ पर एक ड्राफ्ट कंपटीशन बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया था, ड्राफ्ट कंपटीशन बिल 2024 मार्च में, विच इज़ गियर्ड टूवर्ड्स प्रिवेंटिंग टेक कंपनीज ऑफ दिस स्केल, जिनको कहा जाता है सिस्टमेटिकली सिग्निफिकेंट डिजिटल एंटरप्राइजेज फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन एंटी कम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस। ठीक है, इस तरीके का एक बिल सरकार लेके आई थी, हालांकि वो अभी ड्राफ्ट है। तो उसमें ये बोला गया था कि इस तरीके की जो इस स्तर की या इस स्केल की जो कंपनीज़ हैं, है ना, जो टेक कंपनीज़ हैं जिनको सिस्टमेटिकली सिग्निफिकेंट डिजिटल एंटरप्राइजेस कहा गया है, कि वो एंटी कम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस में पार्टिसिपेट ना करें। ठीक है, उनको रोका जाए, उसके लिए बिल लाया गया था। अब इस बिल में क्या था? द बिल इम्पोजेज रेस्ट्रिक्शंस ऑन SSDs इंक्लूडिंग बेयरिंग देम फ्रॉम फेवरिंग देयर ओन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो उसमें ये था, SSDs के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस या पाबंदी लगाने की बात थी, जैसे कि वो अपने खुद के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को फेवर नहीं करेंगे, ऐसा फेवर करने से उनको रोकना है। और दूसरी चीज़ ये है कि वो यूज़र्स का जो पर्सनल डेटा है उसका इस्तेमाल या उसको शेयर बिना यूज़र्स की कंसेंट के नहीं कर सकते। ठीक है, ये कुछ बातें थी। अब इसमें जो बड़ी टेक कंपनीज़ हैं उन्होंने इस बिल को ऑब्जेक्ट किया, उन्होंने इस बिल का एक तरीके से आप कह सकते हैं विरोध किया, क्योंकि उनका ये कहना था कि इससे उनके ऊपर जो कंप्लायंस बर्डन्स है वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, कि हमें ये चीज़ भी फाइल करनी पड़ेगी, वो चीज़ भी फाइल करनी पड़ेगी, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और उनका जो फिर ध्यान है, जो फोकस है, वो इनोवेशन और रिसर्च से हट के इस चीज़ को इंश्योर करने में लग जाएगा कि वो किसी एंटी कम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस में तो नहीं इंडल्ज हो रहे हैं, कि कोई भी वो ऐसा काम तो नहीं कर रहे हैं कि जिसकी वजह से वो एंटी कम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस में मतलब दोषी पाए जाएं और उसके बाद फिर उनके ऊपर किसी तरीके से कार्रवाई हो जाए। तो इसलिए कंपनीज़ ने जो है इस बिल का विरोध किया है। हालांकि आगे अभी अगर ये बिल आएगा तो फिर ये पास होता है नहीं होता है फिर देखने वाली बात रहेगी। बट फ़िलहाल यहाँ पर जो इशू है रिलेटेड टू दिस, मैंने आपको बताया एंटी ट्रस्ट लॉस को लेकर जो गूगल के ऊपर
यहाँ पर बोला गया है यूएस में, ठीक है, और जो यहाँ पर भी है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, मतलब इंडिया में भी जो इसको लेकर प्रोविजंस हैं, है ना, वो सारे क्लियर है बात। चलिए, तो यही सारे आर्टिकल्स थे जो आज हमें डिस्कस करने थे, तो इसलिए हम अपने सेशन को जो है वो इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो जाने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से विनती रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें, और जो भी अमाउंट आपको ठीक लगे, जो भी अमाउंट आपके लिए कन्वीनियंट हो, प्लीज़ कंट्रीब्यूट ज़रूर करें। सभी लोग करें, सभी लोग अगर कुछ कुछ अमाउंट भी कंट्रीब्यूट करते रहेंगे तो तब भी ठीक है, हमारा थोड़ा बहुत काम उससे चल जाएगा। बट मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग यूट्यूब पर इन सेशंस को देखते हैं, प्लीज़ अपना कंट्रीब्यूशन ज़रूर दें। ये यूपीआई आईडी और क्यूआर कोड आपको दिख रहा है, प्लीज़ इनका यूज़ ज़रूर करें। और आपको हर वीडियो के नीचे जो कमेंट्स होते हैं उसमें भी पिन किया हुआ ये मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप जो है वो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर भी ये यूपीआई आईडी और क्यूआर कोड मिल जाएगा, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। बट प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि सभी लोग ज़रूर करें। और बाकी जो लोग आईना सीरीज़ के मंथली कंपाइल्ड पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, उनके लिए ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर आप अगले साल के मेंस एग्ज़ाम के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो 12 महीने का पैसा दे के 16 महीने की पीडीएफ्स आप लोग ले सकते हैं, ओनली एट 680 रुपीज़। 9 महीने का पैसा दे के आप 12 महीने की पीडीएफ्स ले सकते हैं। अगर आप अगले साल के प्रीलिम्स एग्ज़ाम के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, ओनली एट 510 रुपीज़। इसके बाद कम ड्यूरेशंस की भी हैं, 8 महीने की आप ले सकते हैं, ओनली एट द प्राइस ऑफ 6 मंथ्स 345 रुपीज़ पर। और 3+1 का ऑप्शन है आपके पास, 4 महीने की आपको मिल रही है पीडीएफ्स ओनली एट 175 रुपीज़। और अगर आप मंथली लेना चाहें एट लेस देन ₹2 पर डे, तो हर मंथ की आपको पीडीएफ मिल रही है ओनली एट 59 रुपीज़, ठीक है। जून की इस तरीके की लॉन्च हो चुकी है और जुलाई के ऊपर भी काम चल रहा है, और बहुत जल्द विद इन अ वीक हम लोग डेफिनेटली ट्राई करेंगे कि जुलाई मंथ की जो पीडीएफ है वो भी आ जाए, ठीक है। चलिए, तो अगर आप इसमें से किसी में भी एनरोल करना चाहते हैं तो ये सब हमारे वेबसाइट और ऐप पर लिस्टेड है, वहाँ से आप ज़रूर एनरोल कर लें। और आप हमारा ऐप जो है वो गूगल प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड करें। और अगर आपने किसी भी वीडियो कोर्स में एनरोल किया हुआ है तो आप वीडियो को डाउनलोड भी करके ऑफलाइन देख सकते हैं, ठीक है। बाकी हमारा आईना सीरीज़ के कोर्सेज़ मंथली 3 मंथ्स 6 मंथ्स के सभी कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। इनमें से भी जिस कोर्स में आप लोग एनरोल करना चाहें आप कर सकते हैं। और लास्ट ईयर के भी जो कोर्सेज़ हैं हमारे पास वो भी अवेलेबल, अगर आप उनमें भी चाहें एनरोल करना तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। और जुलाई 2023 से लेकर जून 2024 यानी कि 1 साल की कंपाइल्ड पीडीएफ नोट्स भी हम आपको दे रहे हैं ओनली एट 499 रुपीज़। इंग्लिश में ये पीडीएफ्स रहेंगे, अगर आप इनमें भी एनरोल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सारे के सारे जो भी कोर्सेज़ और पीडीएफ नोट्स हैं ये आपको हमारे वेबसाइट और ऐप पर लिस्टेड मिल जाएंगे। अगर कहीं से कोई भी आपको लिंक नहीं मिलता है तो परेशान होने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 9150449990, इस पर आप कांटेक्ट कीजिएगा, हम यहाँ से आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। और एक बार फिर से प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट को आप थोड़ा सा सिंसियरली लें और इस क्यूआर कोड और यूपीआई आईडी का इस्तेमाल करके सभी लोग कुछ ना कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट करने का कोशिश ज़रूर करें। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग जितने लंबे समय तक ये कंट्रीब्यूशंस करते रहेंगे उतना ही हम लोग इन सेशंस को आगे लेके जा पाएंगे। अगर आपकी तरफ से कंट्रीब्यूशंस आने बंद हुए तो आप ये भी समझिएगा कि उसके हफ्ते 10 दिन 15 दिन के बाद ये सेशंस भी बंद हो जाएंगे, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू कंटिन्यू इन दीज सिचुएशंस, ठीक है, इन दीज सिचुएशंस, क्योंकि मैं आपको कोर्सेज लेने के लिए मजबूर नहीं कर रहा। कोर्सेज अगर लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, मैं उसके लिए आपको मजबूर नहीं कर रहा हूँ। मैं बस आपसे ये कह रहा हूँ कि आप थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन यहाँ से करते रहें सो दैट कि हम चीज़ों को आगे बढ़ा सकें, ठीक है। तो ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, तो प्लीज़ सभी लोग इस बात की सिंसियरिटी की और गंभीरता को समझें, ठीक है। और थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन अपनी तरफ से सभी लोग करते रहें, और जितना आप लोग कंट्रीब्यूशन करेंगे उतने ही ये सेशंस आगे इसी तरीके से चलते रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि आपको आज का सेशन जो है वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
जो भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं या आपके जो भी विचार हैं, खुल के आप लोग कमेंट सेक्शन में उसका जवाब दिया करें। कोई डरने की, कोई घबराने की, हेजिटेशन की, हिचक की ज़रूरत नहीं है। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी ज़रूर करें, अपने फ्रेंड से भी करवाएं। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सकें। और साथ ही साथ अपना प्यार, अपना सहयोग, अपना सपोर्ट, अपना कंट्रीब्यूशन हमारे साथ डेफिनेटली बनाए रखें। हाईलाइटेड आर्टिकल्स आपको करंट अफेयर्स ओकुल्ट टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप इसको करंट अफेयर्स ओकुल्ट सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।